हेलो स्टूडेंट्स, आज की आपकी क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। अब ये चैप्टर जो है मॉड्यूल 2 का चैप्टर है। मॉड्यूल सेकेंड मॉड्यूल के अंदर हमने एक पूरा चैप्टर कर लिया है कॉन्ट्रैक्ट तक, जिसमें हमने 3 यूनिट्स कर लिए हैं। अब मैं नेक्स्ट जो स्टार्ट करने जा रही हूँ वो इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड है। यही जो चैप्टर है इंटरप्रिटेशन वाला, इसी का कुछ पार्ट आपको जनरल क्लॉजेस एक्ट में भी मिलेगा। तो इस वजह से मैं चाहती थी कि पहले आप इंटरप्रिटेशन कर लेंगे तो जनरल क्लॉजेस भी आपके लिए इजी हो जाएगा। जैसा नाम से लग रहा है आपको कि एक तरीके से देखा जाए इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, ठीक है ना। मतलब कि स्टैट्यूट्स को, जो एक्ट्स को इंटरप्रेट करने के बारे में इस चैप्टर में बताया जाएगा। आप कहोगे कि हमने तो पूरा एक्ट पढ़ लिया, इनफैक्ट कंपनीज एक्ट हमने काफी पढ़ लिए चैप्टर्स, देखा जाए तो उसके अंदर ऑडिट तक सारा चैप्टर हमने कवर कर लिया कंपनीज एक्ट का, और हम इनकम टैक्स एक्ट भी पढ़ रहे हैं। अब हमें ये बताया जा रहा है कि कैसे इंटरप्रेट करना है स्टैट्यूट। तो भाई ये हमें पहले क्यों चैप्टर नहीं पढ़ाया गया था? देखो, चाहते तो आप ये पहले भी पढ़ सकते थे, या ये इंस्टीट्यूट चाहता तो मॉड्यूल 1 में डाल देता, चैप्टर 1 के नाम से डाल सकता था। पर प्रॉब्लम ये हो जाती है कि इस चैप्टर में थोड़ा सा प्रैक्टिकल पोर्शन है, इन द सेंस कि इंस्टीट्यूट भी यही चाहता है और फैकल्टीज भी यही चाहती हैं कि पहले आप एक बार एक्ट पढ़ लो। जब आप एक्ट पढ़ लोगे तो हम अगर आपको कोई एग्जाम्पल देंगे तो वो आप एग्जाम्पल को रिलेट कर पाओगे, बजाय इसके कि पहले हम आपको बताएं कि नहीं ये ऐसा ऐसा होता है, फिर आप बाद में एक्ट देखो। तो उससे बेटर क्या है कि पहले एक बार आपने एक्ट पढ़ा होगा तो आपको पता चल जाएगा, हाँ ये चीज हमने वहां पे समझी हुई है, ये चीज हमने वहां पे देखी हुई है, तो आप उसको अच्छे से अप्लाई कर सकते हो इस चैप्टर को। इसलिए हम ये स्टार्टिंग में नहीं कराते हैं, इससे थोड़ा सा बच्चा डर जाता है इस चैप्टर से, ठीक है जी। बट अब आप इस पॉइंट पे थोड़ा सा आप कह सकते हो आपका मैच्योरिटी लेवल बढ़ चुका है। इंटर में आप खुद ही देख रहे होगे आपकी राइटिंग बेटर हो चुकी होगी, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग का आपका नजरिया जो है वो भी, लॉ को आप क्योंकि पढ़ते पढ़ते कई चैप्टर्स निकल गए आपके, तो थोड़ा सा आपका ऑब्वियस है कहीं ना कहीं बेस आपका बन जाता है। इसलिए अब हम आज यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर के बारे में मैं कुछ एक बात बता देती हूँ। ये चैप्टर पहले था सीए फाइनल में, जैसा कि आपका डिविडेंड, अकाउंट्स, ऑडिट, ये भी सीए फाइनल में थे, ठीक है ना। उनके टाइम पे भी मैंने चैप्टर कराते हुए यही बोला था कि क्योंकि ये फाइनल में थे और फाइनल में इनमें से आता ही आता था, और ऑब्वियस ही बात है मॉड्यूल 2 में 4 ही चैप्टर्स हैं, तो इसमें से भी आना ही आना है ना। कोई बिल्कुल भी आप ये नहीं सोच सकते कि हाँ एक चैप्टर को छोड़ने वाली बात तो इंस्टीट्यूट ने दूर दूर तक रखी ही नहीं है। इनफैक्ट आप कोई टॉपिक भी नहीं छोड़ सकते हो क्योंकि एमसीक्यूज है, ठीक है। तो जो आपने टॉपिक छोड़ा उसमें से आपके पास एमसीक्यू आ गया तो वो आपको बहुत ज्यादा रिग्रेट होगा बाद में, ठीक है जी। अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के बारे में, ठीक है। मैं आपको बहुत बेसिक से स्टार्ट करना चाहती हूँ। देखो, आप चैप्टर स्टडी मैट अगर खोलोगे ना, काफी चीजें आपको वहाँ पे मिलेगी, मेरे ख्याल से 30 के अराउंड पेजेस का आपको वहाँ पे चैप्टर मिल जाएगा। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि पहले आप थोड़ा नोट्स से स्टार्ट करो, ठीक है। नोट्स ही आपने खोलने हैं, जब तक मैं आपको स्टडी मैट खोलने के लिए नहीं बोलूंगी आपने स्टडी मैट ओपन नहीं करना है, ठीक है जी। इसका कुछ कारण है क्योंकि हम थोड़ा सा फ्लो को चेंज किया मैंने, और कुछ नहीं किया। कवर स्टडी मैट की एक एक चीज होगी, ठीक है, उसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पर मैं थोड़ा सा फ्लो को ऐसा रखा है ताकि आपको समझने में थोड़ा इंटरेस्टिंग भी रहेगा और इजीली आपको क्लियर भी बातें हो जाएंगी, ठीक है जी। ये मैं आपके साथ जो स्टार्ट करने जा रही हूँ, रूल्स हैं कि किस तरीके से हमने एक एक्ट को इंटरप्रेट करना है। अब एक्ट तो भारी वर्ड लगने लग गया भाई, एक्ट, पूरी एक्ट को इंटरप्रेट कैसे करना है। मैं आपको बहुत एक सिंपल सी बात बता देती हूँ कि मैंने एक आपको सेंटेंस बोला है और उस सेंटेंस को आपने समझना है, ठीक है। उस सेंटेंस को आपने एनालाइज करना है कि उस सेंटेंस से क्या क्या बातें आ सकती हैं। जैसे अगर मैं सिंपल सी बात कहती हूँ आपको कि भाई मैं मार्केट जा रही हूँ, ठीक है, आई एम गोइंग टू द मार्केट, ठीक है। तो इससे आप क्या क्या बातें इंटरप्रेट कर सकते हो, ये बात आ सकती है, ठीक है। मैं आपको कहती हूँ आपकी क्लास का कल टाइम होगा 6 o'clock, ठीक है जी। देखो, एग्जाम्पल को हल्के में नहीं लेना, आपको जो भी मैं कुछ भी बोलती हूँ आप उसको जरा ध्यान से समझते हुए चलना है।
आपके क्लास का कल टाइम होगा 6 o'clock, 6 बजे आपका कोचिंग का टाइम होगा कल, ठीक है जी, एग्जाम्पल है जस्ट। अब कुछ एक बातें जो मैंने बोली हैं आप कहोगे इसमें क्या है भाई, ये तो सिंपल सी बात है ना। सिंपल सी बात क्या है, मैं मार्केट जा रही हूँ, ठीक है जी। दूसरी बात क्या है, कोचिंग का टाइम है 6 o'clock। आप कहोगे हाँ ठीक है भाई, हमारा जब ऑनलाइन फेस टू फेस क्लासेस चल रही थी तब हमारा टाइम मान लो सपोजिंगली 4 बजे होता था नून में, और अब आप कह रहे हो 6 बजे, तो ठीक है 2 घंटे के बाद हमारा 6 बजे का टाइम हो जाएगा। पर क्या आपको नहीं लगता कि कोई बच्चे ऐसे भी होंगे, मान लो +1 +2 के, मान लो कोई और क्लासेस के, जिनका टाइम सुबह का भी हो सकता है 6 बजे। आपको पता है +1 +2 वगैरह की या सीए की भी कोचिंग्स, बहुत सारी कोचिंग बिफोर ऑफिस होती हैं, 6 o'clock मॉर्निंग में भी हो सकती है। पर मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं आपको कि 6 o'clock इवनिंग के हैं, एएम है कि पीएम है, ऐसी बात मैंने नहीं की है। तो भाई ऐसे केस के अंदर कैसे समझे कि वो सुबह के 6 बजे क्लास है कि शाम के 6 बजे की क्लास है, ठीक है ना। अब इसी तरीके से क्या होता है, बहुत बार कोई लैंग्वेज लिखी होती है, ठीक है, आप कोई भी चैप्टर खोल लेना, क्योंकि आपके लास्ट के 3 चैप्टर्स तो एटलीस्ट मतलब सारे चैप्टर्स मैं इनफैक्ट बोलूंगी आपके काफी हद तक स्टडी मैथ में बेयर एक्ट कवर्ड है, एक्ट लैंग्वेज है, तो आप कुछ भी उठा लेना तो आपको क्या लगेगा कि हाँ ये लैंग्वेज जो है हमें तो ऐसा लग रहा था, पर जब हमें समझ में आई बात तो इसकी इंटरप्रिटेशन तो दूसरी निकली है, ठीक है ना। पर कई बार ऐसी लैंग्वेज होती है जो दिखी वही की वही है, सेम टू सेम है ना। तो अगर मैं आपको एक बात बोल दूं कि कल आपकी क्लास 6 o'clock AM है, ठीक है, कल हमारी फेस टू फेस क्लास है 6 AM पे, ठीक होती है बात। अब ऐसे केस में मुझे एक बात बताओ, क्या आप सोचोगे, कंफ्यूज होगे, आस पड़ोस से पूछोगे, आसपास के बच्चे से, क्या फिर से मेरे पास कंफर्म करने आओगे? बिल्कुल भी नहीं भाई, कोई जरूरत ही नहीं है ना। ये लैंग्वेज जो है कि टुमारो योर क्लास विल बी हेल्ड एट 6 AM, इसमें कहीं पे दूर दूर तक कोई भी कंफ्यूजन का चांस नहीं बन रहा है, डबल मीनिंग का चांस नहीं बन रहा है। ऐसी इंटरप्रिटेशन का नाम, ऐसी इंटरप्रिटेशन या ऐसी सेंटेंसेस को इंटरप्रेट करने का नाम है हमारे पास पहला रूल, जो है रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन, ठीक होती है बात। लिटरल कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, लिटरली आपने कई बार ये वर्ड यूज किया होगा, सुना होगा या पढ़ा होगा, लिटरली स्पीकिंग। लिटरली स्पीकिंग का मतलब क्या है कि सच में जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा ही है। मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको बोला भाई मैं कल ना एक एग्जीबिशन पे गई थी, ठीक है, एग्जीबिशन मेला कहीं पे भी मैं गई थी पब्लिक प्लेस में, वहां पे बहुत रश था, इतना रश था कि वहां पे, भाई ये कोविड से मत इसको कंपेयर करना, ठीक है, मैं ऐसे एग्जांपल, पुराने एग्जांपल सोचो, मार्च से पहले की बात है, मैं किसी मेले में गई, किसी एग्जीबिशन में गई, वहां पे क्या हुआ, बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ है, ठीक है जी। अब मैं आपको आके क्लास में क्या कह रही हूँ, भाई मैं वहां पे गई थी, मजा तो बड़ा आया, पर इतना रश था, बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ था, ठीक है जी। आप कहोगे ये क्या बात हुई, बंदे पे बंदा चढ़ने का क्या मतलब बना? मैं कहूंगी फिगरेटिवली स्पीकिंग, भाई इस चीज को आप थोड़ा इमेजिन करो ना, भाई बंदे पे बंदा, असल में थोड़ी ना एक बंदे के ऊपर एक बंदा चढ़ा होगा, यानी मैं लिटरली स्पीकिंग नहीं कर रही हूँ, ठीक है ना। पर अगर मैं आपको कहती हूँ एग्जीबिशन में मैं कल गई थी, वहां पे नेट 550 बंदा खड़ा हुआ था, एक हॉल के अंदर 550 बंदा वहां पे एक टाइम पे खड़ा हुआ था। तो भाई लिटरली स्पीकिंग जो मैं कह रही हूँ वो एक फैक्ट है, और उसको आप जो मैं कह रही हूँ उसी के तरीके से मानो, है ना। दोनों में आप फर्क समझो जरा। लिटरली स्पीकिंग का मतलब क्या है, जो मैंने बोला देयर वर 550 पीपल इन द हॉल, मतलब सच में ऐसा हुआ, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है, इसमें कोई कंफ्यूजन क्रिएट करने की बात नहीं है। पर अगर मैं कह रही हूँ कल मैं वहां गई थी, वहां पे बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ था, अब ऐसा थोड़ी ना होगा कि एक बंदा लेटा हुआ है, उसके ऊपर एक बंदा है, फिर उसके ऊपर एक बंदा है, एक बंदा है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, ठीक है ना। वो आप भी समझ गए, आपने एनालाइज कर लिया कि ये तो कहने की बात है, ठीक है, बट ये तो फिगरेटिवली स्पीकिंग है, दिस इज नॉट लिटरली स्पीकिंग, यानी इसकी इंटरप्रिटेशन कुछ और तरीके से करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी किसी और तरीके से? क्योंकि ये तो साफ पता ही चल रहा है ना कि बंदे पे बंदा चढ़ नहीं सकता एक एग्जीबिशन में या मेले में,
ठीक है, ये पता चल रहा है हमें। क्लियर होती है यहाँ पे बात? तो लिटरली स्पीकिंग का मतलब या लिटरल कंस्ट्रक्शन का मतलब बहुत सिंपल है, जो कहा गया है उसको वैसा ही लेना है और कुछ नहीं करना, कोई अलग बात नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, नो डबल मीनिंग, सिंपल सी बात है। अब बात को समझते हैं, बहुत इजी है। कहते हैं अकॉर्डिंग टू दिस रूल, कोर्ट जब भी इंटरप्रेट करेगा, ठीक है ना, जब भी जजमेंट आएगी, जब भी सेक्शन को, एक्ट को, प्रोविजन को इंटरप्रेट किया जाएगा, तो वो कैसे किया जाएगा? करेक्ट, कोर्ट शुड गिवन लिटरल मीनिंग, मतलब जो लिखा है वो ही माना जाएगा, क्योंकि ये उन सेंटेंसेस की बात हो रही है जहां पे डबल मीनिंग की कोई जरूरत ही नहीं है। To the language used by the legislature, where the language plain है और वहां पे सिर्फ एक ही मीनिंग है, वहां इंटरप्रेट करने की, दिमाग लगाने की, सोचने की ऐसा कोई जरूरत नहीं है। ओनली दैट मीनिंग इज टू बी एनफोर्स्ड इवन दो इट इज एब्जॉर्ब। आप कहोगे 550 बंदे एक हॉल में, ठीक है, मान लो मैंने आपको साइज भी बता दिया हॉल का, या मैंने आपको बोला भाई मैं सपोजिंगली एबीसी होटल में गई थी, आपने कहा एबीसी होटल का तो हॉल इतना बड़ा है ही नहीं है। भाई है या नहीं है, इस 550 बंदा आ सकता है, या चाहे मैं झूठ बोल रही हूँ या सच बोल रही हूँ, बट द थिंग इज यू हैव टू इंटरप्रेट इट लिटरली ओनली। ठीक है जी, जो लिखा गया, जो बोला गया वो ही माना जाएगा, चाहे वो जो मर्जी है, चाहे वो एब्सर्ड है, वियर्ड है, अनरीजनेबल है, बात नहीं सेंस की लग रही, 550 बंदा नहीं आ सकता हॉल में, आ सकता है नहीं आ सकता की बात नहीं हो रही है। क्लियर होते हैं यहाँ तक की बात? द रूल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट आर, देखो ये जो वर्ड्स आ रहे हैं ना, सिंपल प्रेपोजिशन, नीड्स नो एक्सपोजिटर, आप कुछ हद तक कह सकते हो भाई ये लैटिन वर्ड्स को कंबाइन किया गया है। कह रहा है कि जो सिंपल प्रेपोजिशन है, सिंपल बात है, वो क्या है, उसमें कोई भी इंटरप्रिटेशन, एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। आगे चलते हैं। रूल कैन बी रेड एंड अंडरस्टूड अंडर द फॉलोइंग हेड्स। ये नोट्स ना मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। रूल कैन बी रेड एंड अंडरस्टूड अंडर द फॉलोइंग हेड्स चेक करते हैं। The statute must be constituted according to their plain, literal, grammatical meaning. ठीक होती है यहाँ तक की बात? जो भी बात कह रहा है, कहते हैं सिंपल सी बात है, प्लेन, लिटरल, ग्रामेटिकल मीनिंग ही अंडरस्टूड करना चाहिए यहाँ पे, इसमें कोई अलग इंटरप्रिटेशन करने की बात नहीं है। आगे चलते हैं। इफ देयर इज इनकंसिस्टेंसी बिटवीन द स्टैट्यूट एंड द ग्रामेटिकल मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, then the grammatical sense must be modified to avoid inconvenience। इसके ऊपर ना मैं चाहूंगी आप थोड़ा सा बस इतने तक को, जितना मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया, इतने कि आप पेंडिंग लिख लो, या भी आपको नेक्स्ट क्लास तक बात क्लियर हो जाएगी, अपने आप ही हो जाएगी, नेक्स्ट में आएगा ही आएगा ये रूल के अंदर। बी पॉइंट में चेक कर रही हूँ आपके साथ। द वर्ड्स मस्ट बी एट्रीब्यूटेड विद द नेचुरल, ऑर्डिनरी, पॉपुलर मीनिंग, जैसा सब्जेक्ट मैटर के साथ होता है, जैसा रेफरेंस रहेगा। कहता है भाई वर्ड कैसा यूज किया जाएगा, ठीक है ना, जो भी पॉपुलर मीनिंग है उसके अकॉर्डिंगली। मैंने आपको बोला मेरे पास एक पेन है, ठीक है जी, अब मुझे एक बात बताओ, आप इस चीज को कैसे इंटरप्रेट करोगे कि मेरे पास कौन सा पेन है? भाई कोई भी हो सकता है, एक बच्चा सोचेगा रिनॉल्ड्स का पेन देखा था मैंने एक बार इनके पास था, एक बच्चा सोचेगा कि नहीं इनके पास तो मान लो कि कोई फाइटर जेट वाला पेन था, ठीक है, वो सेलो जेट वाला पेन था, तीसरा सोचेगा नहीं भाई इनके पास एबीसी कंपनी का पेन था, ठीक है जी। आप में से कोई ऐसा सोचेगा कि नहीं भाई इनके पास तो एक कोई गोल्ड का स्पेशल मैजिक पेन था? क्या कोई बच्चा ऐसा सोचेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा ऐसा सोचेगा। क्यों नहीं सोचेगा? क्योंकि आप लोग उसको इंटरप्रेट ऐसे करोगे जो उसका पॉपुलर, ऑर्डिनरी, कॉमन मीनिंग होगा, आप उसी में उस चीज को इंटरप्रेट करोगे, क्योंकि उसमें आपको कहीं पे भी जो भी लिखा हुआ है ना, उसमें आपको लग रहा है साफ साफ कि ये बात जो लिखी है नेचुरल है, ऑर्डिनरी है ना, उसको कहीं दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसलिए पेन का मतलब एक सिंपल पेन, लिखने वाला पेपर पे हो सकता है।
इसी तरीके से अगर मैं आपको बोलूंगी कि ये पेपर पड़ा है मेरे पास, ठीक है जी, अब पेपर से आप क्या मीनिंग लोगे भाई? आप नोटबुक वाला रजिस्टर वाला पेपर ही माइंड में रखोगे, कार्बन पेपर है ना, ऐसी चीज आप माइंड में नहीं लाओगे। क्यों नहीं लाओगे? क्योंकि यहाँ पे कोई हिंट नहीं मिला है आपको, ठीक है ना। अनटिल एंड अनलेस मैं बात ही कार्बन पेपर्स की कर रही थी, फिर मैंने वर्ड पेपर यूज किया, वो अलग चीज है। बट अगर मैं सिंपल एक वर्ड बोल रही हूँ कि मेरे पास एक पेपर है, तो आप उसको एक नेचुरल, ऑर्डिनरी, पॉपुलर मीनिंग जैसा हर बंदा समझ सकता है वैसा मीनिंग देकर ही इंटरप्रेट करोगे उस प्रोविजन को। मतलब हम मान के चलेंगे लॉ मेकर जो कह रहा है वो सिंपल बात कहना चाह रहा है, उसका कहीं पे भी कोई और बात कहने का अंदेशा नहीं है। आगे चलते हैं। कह रहा है इन सिलेक्टिंग द ऑर्डिनरी मीनिंग ऑफ अ वर्ड एग्जैक्ट मीनिंग शुड बी प्रेफर्ड। यहाँ तक करना है आपने, इसको आप ब्रैकेट क्लोज यहाँ पे कर सकते हो, क्योंकि ये बात पे आप देखो जो भी एग्जांपल दे रहे हो लिखते जरूर जाना, ठीक है। लिखने से क्या हो जाएगा, आपको एग्जाम्पल याद रहेगा तो आप फिर भी काफी हद तक अपना बना सकते हो, मैटर आपका बच जाएगा। कई बार एग्जाम में बहुत बार बच्चे आके बाद में बोलते हैं कि हमें एग्जाम्पल याद रह गए थे, एग्जाम्पल से हमने अपनी लैंग्वेज में कुछ हद तक, मतलब ये भी नहीं कि बिल्कुल चाइल्डिश लैंग्वेज नहीं, मतलब कुछ हद तक हम उसको बनाने में या याद करने में हम उसको ईजी रहा था। तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि ऑर्डिनरी मीनिंग ही प्रेफर करना है, यानी पेपर का मतलब क्या है, कागज, पेपर, नॉट कार्बन पेपर। अनटिल एंड अनलेस कोई ऐसी बात हो, वो हो ही कार्बन पेपर एक्ट, फोटोस्टेट वाले पेपरों का एक्ट है, फोटोस्टेट पर्सन का एक्ट है, वो अलग चीज है, ठीक है, वो बात ही वहां पे वैसी हो रही है। बट अदरवाइज नॉर्मल सेंस में आपने उसको ऑर्डिनरी पॉपुलर मीनिंग ही लेते हुए चलना है। आगे चलते हैं। टेक्निकल वर्ड्स को कंस्ट्रक्ट करना है आपने टेक्निकल सेंस में ही, ठीक है ना। टेक्निकल वर्ड का क्या मतलब आ गया भाई, मैं कह रही हूँ कि ना मैं ना विंडोज यूज कर रही हूँ, ठीक है जी। मान लो मैं आपको कह रही हूँ मैं विंडोज 10 यूज कर रही हूँ, तो आप विंडोज 10 में कैसा मीनिंग यूज करोगे भाई? आप कहोगे नहीं नहीं नहीं, विंडो 10 का मतलब तो खिड़की भी हो सकता है ना, हो सकता है इनके घर में खिड़की हो, या खिड़की की बात करना चाह रहे हैं भाई। टेक्निकल वर्ड है, देख के पता चल रहा है, ठीक है। या फिर हमारी जो बात करने का टॉपिक है वो टॉपिक ही टेक्निकल चल रहा है, ठीक है। अब मैं आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, कोई ऐसी एक्ट की बात कर रहे हैं जिसके अंदर कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड बातें हैं, वहां पे वर्ड में विंडो यूज करूंगी, तो ऑब्वियस ही बात है आप उसको खिड़की वर्ड नहीं इंटरप्रेट करोगे। तो टेक्निकल वर्ड को अपने टेक्निकल सेंस में ही यूज करते हुए चलना है, इंटरप्रिटेशन वैसी ही आपने करनी है। आगे चलते हैं। कहते हैं मैटर्स रिगार्डिंग जनरल पब्लिक स्टैट्यूट्स आर प्रिज्यूम टू यूज वर्ड्स इन देयर पॉपुलर सेंस। बात को समझना एक बार को, मैंने आपको बोला इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक्ट है, या इसी तरीके से कोई डॉक्टर्स की एक्ट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की एक्ट है, बहुत सारी ऐसी एक्ट्स होती हैं जो कि टेक्निकल पर्सन्स के लिए ही बनी हुई है, प्रोफेशनल्स के लिए बनी हुई है। तो उन एक्ट्स की बात अगर हम ना करें, उनमें तो अलग चीज होगी ना। डॉक्टर्स के लिए कोई बात यूज की हुई है, वो डॉक्टर ही ज्यादा चांस क्या, वो डॉक्टर ही समझेगा। आईटी के लिए यूज किया तो वो प्रोफेशनल ही समझेगा। यार जो ऐसी एक्ट है जैसे कि ट्रैफिक रूल एक्ट है ना, ऐसी एक्ट है जिसका हर बंदे के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, जो हर बंदा यूज कर रहा है, ऐसी एक्ट में जो वर्ड यूज होगा तो वो चांस क्या है भाई, वो वर्ड पॉपुलर सेंस का होगा, वो वर्ड ऐसा वर्ड होगा जो हर बंदा समझने में कैपेबल हो सकता है। आगे चलते हैं। omissions are not likely to be inferred when a matter should have been but has not been provided cannot be supplied by court so as would amount to legislature and would not be construction। बात को जरा समझना ध्यान से। कहते हैं अगर एक बात लॉ मेकर ने नहीं लिखी है एक्ट में किसी भी कारण की वजह से, ठीक है, जैसे कि कोई भी वर्ड है, कोई भी प्रोविजन है, कोई भी आप कह सकते हो पेनल्टी है, कोई भी चीज हो सकती है, कोई भी फैक्ट है, वो किसी तरीके से ओमिट हो गया है। अब इसकी इंटरप्रिटेशन हम ऐसे नहीं ले सकते जिससे कि लगे कि अपने आप कोर्ट ऐसी जजमेंट नहीं देगा कि ऐसा दिखाई दे कि कोर्ट ने अपने आप उस जो चीज हटी थी, हटी मतलब जो चीज नहीं थी,
ठीक है, कि अपने आप उसको कोर्ट ने डाल दिया है एक्ट में, ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि कोर्ट तुम अपने आप उस चीज को नहीं सप्लाई कर सकते, ऐड कर सकते, एक्सक्यूज मी, एक्ट के अंदर अपने आप नहीं ऐड कर सकते। ठीक है ना, लैंग्वेज रीड करो एक बार। व्हेन अ मैटर जो होना चाहिए था, शुड हैव बीन, पर वो नहीं डाला गया है एक्ट में, हैज नॉट बीन प्रोवाइडेड फॉर इन अ स्टैट्यूट, स्टैट्यूट में वो नहीं डाला गया है, अब वो नहीं ऐड भी नहीं किया जा सकता कोर्ट के द्वारा। ठीक है जी। एज टू वुड अमाउंट टू लेजिस्लेचर, अगर वो लॉ बन जाएगा, उसका ऐड करना वो लॉ बन जाएगा, तो भाई अपने आप कोर्ट ऐसा एडिशन नहीं कर सकता है। पर अगर सिर्फ इंटरप्रेट करने से ही, सिर्फ इंटरप्रिटेशन से ही अगर हम ऐसी इंटरप्रिटेशन निकाले कोर्ट कि वो चीज ऐड भी हो जाए पर लॉ को चेंज ना करना पड़े, तो वो कंस्ट्रक्शन है ना, वो माना जाएगा कंस्ट्रक्शन हो रही है जो कि अलाउड हो सकती है। बात को एक बार फिर से समझना है आपने। कोर्ट जब जजमेंट दे रहा है तो उसको दिखा कि ये चीज यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना, ये चीज यहाँ पे ऐड नहीं हो रही है। जैसे मान लो सपोजिंगली कोई पेनल्टी की बात करते हैं, एक सेक्शन के अंदर पेनल्टी नहीं दे रखी है, तो कोर्ट क्या अपने आप लिख दे कि हाँ भाई इनको इस सेक्शन के अंदर पेनल्टी नहीं है, इस सेक्शन के हिसाब से तो इतनी 50,000 रुपए की पेनल्टी होनी चाहिए। क्या कोर्ट ऐसा अपने आप लिख सकता है? नहीं, क्योंकि वो तो लॉ बन जाएगा ना, और लॉ लिखना कोर्ट का काम नहीं है। वो कौन है? लॉ मेकर का काम है। कोर्ट लॉ नहीं लिख रहा है। पर कोर्ट का एक काम क्या हो सकता है, कोर्ट उसकी जजमेंट में इंटरप्रिटेशंस निकाले। जैसे कोर्ट ने कहा भाई इस सेक्शन में तो कोई पेनल्टी नहीं है इस डिफॉल्ट के लिए, ठीक है, इस गलत काम के लिए, पर साफ साफ लिखा है कि दूसरे सेक्शंस के अंदर, किसी और सेक्शन के अंदर लिखा है कि अगर पूरे एक्ट में कहीं पे ऐसा सेक्शन आता है जिसमें पेनल्टी या फाइन नहीं दे रखा है, तो उसके लिए आपने 30,000 रुपीज का फाइन रखना है। अब इंटरप्रिटेशन क्या बनी कि हाँ ठीक है इस सेक्शन में नहीं दे रखा, तो जजमेंट क्या बनी, कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट ने बोला पर एक्ट में दूसरे सेक्शन में तो दे रखा है, ठीक है, तो तुम्हें यहाँ के हिसाब से ये फाइन पड़ता है। वो नया एडिशन ऐड नहीं किया उसने, कुछ नया लॉ ऐड नहीं किया, उसने सिंपल क्या किया, उसने एक तरीके से एनालाइज करके पूरे एक्ट को अपनी इंटरप्रिटेशन दी है, अपनी जजमेंट दी है, ऐसा जज ने किया है। ठीक होती है बात। अपने आप लॉ नहीं बनाना है, सिंपल बात को कहते हैं। जो चीज ओमिट हो गई है वो ओमिटेड ही रहेगी, अपने आप लिखा नहीं जाएगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको इंटरप्रेटेड दूसरी तरह से नहीं कर सकते हैं। हो सकता है वो ओमिटेड तो है, पर ओमिट होके भी उसकी इंटरप्रिटेशन ऐसी बनती है कि वो एडिशन ही माना जा रहा है, उसकी इंटरप्रिटेशन ऐसी दिख रही है कि नहीं भाई इंटरप्रेट अगर तरीके से करेंगे तो वो उसी लाइन में, उन्हीं 2 लाइनों में चाहे नहीं लिखा है फाइन, पर कहीं ना कहीं वो चीज कुछ और बात कह सकती है, डबल मीनिंग बन सकती है, पर अपने आप ऐड नहीं हम कर सकते हैं। आपको पता है, अगर आप देखो लॉयर्स की बात करें, है ना, सीए को छोड़ते हैं, अभी हम एक बार को लॉयर की बात करते हैं। आप किन्हीं 2 लॉयर को देख लेना, ठीक है, आप जिस भी शहर से देखो, किसी भी शहर में आप देखो, बड़े छोटे, तो वो 2 लॉयर्स ना एक तरीके की अर्निंग नहीं रखते होंगे। आप कहोगे वो तो सारे ही प्रोफेशनल्स में देखे तो कोई सीए ज्यादा कमा रहा है, कम कमा रहा है, डॉक्टर कम कमा रहा है, ज्यादा कमा रहा है, ठीक है, बट मैं अभी लॉयर्स की बात, क्यों लॉयर्स के अंदर इतना ज्यादा आप देखोगे ना डिफरेंस है, ठीक है, क्यों? क्योंकि एक लॉयर आपको मिलेंगे वो सिर्फ क्या कर रहे हैं, पैन कार्ड बनवा रहे हैं, ठीक है, भटक रहे हैं, ठीक है, मतलब मैं किसी को ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि भाई ऑफेंसिव नहीं हो रहे हम यहाँ पे, बट हर प्रोफेशन में ऐसे होता है, ऑब्वियस सी बात है, एक आप कह सकते हो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ही है, ठीक है ना। बट कुछ लॉयर्स होंगे कि जो कुछ बिल्कुल ही नॉर्मल काम कर रहे हैं, पर कुछ लॉयर्स ऐसे होंगे जिनसे आपको मिलना है अगर बाय एनी चांस, तो आपको उनसे 10 मिनट्स मिलने के लिए 10,000 रुपीज देने पड़े। 10 मिनट की बात सुनने के लिए वो आपसे 10,000 रुपए लेंगे, पहले रखवाएंगे फिर बात करेंगे। भाई दोनों ने एलएलबी की है, क्या फर्क है इतना ज्यादा दोनों के? बहुत सिंपल सी बात है ना।
जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड असल में। दोनों में फर्क एक है क्या, वो लॉ को ना 2 लाइनों में से, जो बंदा 10,000 रुपए ले रहा है वो 2 लाइनों में से लॉ को ऐसा निचोड़ेगा, ठीक है, कि जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी वो आपको सोल्यूशन देकर ही भेजेगा, ठीक है ना। आप कहोगे लिखा तो ये 2 लाइनों में ही हुआ है, वो कहेगा इसकी इंटरप्रिटेशन ये बनती है, इसकी इंटरप्रिटेशन ऐसे है, और ये बिल्कुल ठीक बात बता रहा हूँ मैं आपको कि एनालिसिस ऐसा करोगे तो ऐसा ऐसा करके वो आपको पूरा सारा A to Z लॉफुली तरीके से ही आपको आपका सॉल्यूशन भी बता सकते हैं, है ना। बेसिकली देखा जाए, अगर आप देखो, आप एक कोई भी लॉ उठा लेना, ठीक है, अभी की बात नहीं है, आपके पूरे सी प्रोफेशन तक पूरी लाइफ लॉन्ग की बात है ये। आप एक लाइन पढ़ोगे, ठीक है, आप उसको रख देना, उस लाइन को या सेक्शन को रख देना, उसको आप 6 महीने बाद फिर से उठाना, आप देखोगे कि भाई जो 6 महीने बाद पहले मैंने बात पढ़ी थी और जो 6 महीने बाद में बात पढ़ रहा हूँ, उसी बात की मेरी अंडरस्टैंडिंग में ही फर्क पड़ गया। बाहर तो हम क्यों जा रहे हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग में ही हमारा फर्क पड़ेगा। तो ये सारा का सारा A to Z क्या चीजें आपकी इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ ही है, ठीक है। जो जहाँ पे भी आप जाओगे, जो भी करोगे, कहीं ना जो भी जैसा भी आप काम करते हो सीए में, चाहे अकाउंटिंग करो, चाहे टैक्स करो, चाहे जीएसटी करो, आपको लॉ पढ़ना ही पड़ेगा। तो इस वजह से चैप्टर की इंपॉर्टेंस बनती ही बनती है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो फॉर श्योर इंपॉर्टेंट है ही है। आगे चलते हैं, कंस्ट्रक्शन विल नॉट रेंडर दैट विल रेंडर इनइफेक्टिव एनी पार्ट विल नॉट बी रिजेक्टेड। आपकी कंस्ट्रक्शन से जो भी आप कर रहे हो, बात को जो भी एनालाइज कर रहे हो आप, ठीक है, उससे ऐसा ना हो कि एक सेक्शन तो आप पढ़ के ये बात को इंटरप्रेट कर रहे हो, ठीक है, बट दूसरा सेक्शन जो है उस बात को आपने बिल्कुल ही खत्म कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता है आपको, ठीक है ना। आपको ये ध्यान रखते हुए चलना है कि कोई और सेक्शन में अगर कोई बात लिखी गई है तो वो बात को कॉन्फ्लिक्ट में नहीं लाके हमने अपने सेक्शन को समझना है, ठीक है। ये ना हो ना कि हम 2 सेक्शन के अंदर लड़ाई करवाते हैं, ऐसा नहीं है। हम क्या, नहीं, हमारा सेक्शन तो ये बात कह रहा है, हमें बात को ध्यान रखते चलना है कि बाकी का पूरा स्टेच्यूट जो है वो भी हमें ध्यान में रखते हुए चलना है। आगे चलते हैं, एक्सेप्शंस डेविएशन फ्रॉम लिटरल कंस्ट्रक्शन। कहाँ लिटरल कंस्ट्रक्शन हम नहीं यूज कर सकते, यानी कहाँ हम लिटरल मीनिंग नहीं समझ सकते, जहां वो बात लिखी है उसके अलावा कोई डबल मीनिंग बन रहा है। कहते हैं व्हेन द लैंग्वेज इज एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब क्या है, डबल मीनिंग। जब मैंने आपको बोला था कि क्लास का टाइम 6 o'clock है तो मैंने AM PM नहीं बताया, ठीक है, तभी आपका दिमाग घूमने लगे, आप सोचने लगे कैसे एनालाइज करें, ठीक है ना। तो वो एम्बिगुअस वर्ड है, वहां पे लिटरल नहीं चलेगा, वहां पे लिटरल मीनिंग नहीं चलेगा। वहां क्या चलेगा, रीजनेबल मीनिंग चलेगा। आप सोचोगे भाई कभी भी क्लास हमारी सुबह 6 बजे नहीं हुई है तो शाम का ही मतलब होगा, ठीक है। आप कहोगे कि हाँ अभी बच्चों को प्रॉब्लम थी, ठीक है, सबने कहा था नहीं सुबह का नहीं शाम का रखना है, तो आप इस तरीके से रीजनेबली इंटरप्रेट करोगे, लॉजिकली इंटरप्रेट करोगे, यानी जहां लैंग्वेज डबल मीनिंग होगी वहां पे लिटरल मीनिंग नहीं अडॉप्ट होगा। When literal sense gives rise to any anomaly, लिटरल सेंस से क्या बन रहा है, लिटरल सेंस से ऐसी चीज बन रही है जो कि एक्चुअल में कोई एंड नहीं है, एज सच कोई भी तरीके की बात नहीं कह रहा है, यानी कि वो बात क्या कहता है, वो बात कोई सिर पैर वाली नहीं कह रहा है। तो भाई ऐसा केस के अंदर क्या बात बनती है, जो भी बात बिल्कुल नॉर्मल सेंस से कम्प्लीटली अलग है ना, वो बात में हम यहाँ पे नहीं इंटरप्रिटेशन कर सकते, ठीक है ना। मतलब जैसा हो ऐसा हो सकता है कि मैं आपको बोलूं कि कल आपकी क्लास लगेगी फेस टू फेस, कल आपने सेंटर पे आ जाना है अकेडमी में, ठीक है, कल आपकी फेस टू फेस क्लास लगेगी। अब मैं मान लो ये सबको टेक्स्ट कर दूँ, है ना, अब ऐसे किसका मतलब क्या बना जाएगा, भाई कोविड में तो हो ही नहीं सकता। हो सकता है मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ, मैं आपको ऑनलाइन क्लास की बात ही कहना चाह रही हूँ, तो लिटरल मीनिंग यहाँ पे फेल हो गया। क्यों, क्योंकि ये तो साफ साफ पता चलेगा लिटरल अगर हम इंटरप्रिटेशन करेंगे तो वो चीज क्या है, वो चीज गलत हो जाएगी, जहाँ वो गलत हो जाएगी लिटरल इंटरप्रिटेशन आप नहीं कर सकते हो, ठीक होती बात। When the literal sense results in something that may defeat the purpose of the act, लिटरल इंटरप्रिटेशन करेंगे तो साफ साफ पता चल रहा है जिस वजह से एक्ट बनाई थी वो पर्पस ही सॉल्व नहीं हो रहा, मतलब कि वो चीज तो गलत है जो लिखा हुआ है, अगर उसको इंटरप्रेट लिटरली करेंगे तो वो चीज हमें ठीक तरीके से नहीं बता पाएगी इंटरप्रिटेशन, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसके लिए रीजनेबल इंटरप्रिटेशन करनी ही पड़ेगी, है ना, ताकि हम एक ठीक कंक्लूजन पर पहुंच सकें। आगे चलते हैं, फिर कहता है जहां पर भी लिटरल मीनिंग से कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन अप्लाई कर लेना चाहिए।
ठीक है ना। जहाँ पे भी लिटिल कंस्ट्रक्शन फेल हो जाएगा वहाँ पे हम रीजनेबल ही कर रहे हैं। जब मैं बोलूँ 6 बजे की क्लास है तो ऑब्वियस बात है आपने अपने आप ही इंटरप्रेट कर लिया कि 6 AM है कि PM है, यानी आप रीजनेबल कंस्ट्रक्शन करोगे। जब मैं आपको लिख के भेज रही हूँ कि कल आपकी क्लास होगी ना, गलती से मैं फेस टू फेस अगर वर्ड भी यूज कर देती हूँ तो उसका मतलब होगा कि सब लोग लाइव बैठेंगे, सब लोग जूम पे क्लास करेंगे। ठीक है, फेस टू फेस का मतलब यहाँ पे यही माना जाएगा, क्योंकि आज की डेट में आपको पता है फेस टू फेस क्लासेस नहीं हो सकती हैं। तो अगर लिटरल मीनिंग देखेंगे तो वो एनॉमली बन जाएगी, है ना, वो ऐसी चीज बन जाएगी जो ठीक नहीं है। तो इसका मतलब हमें रीजनेबल कंस्ट्रक्शन ही करनी पड़ेगी। ठीक है जी, ये हमारा एक फर्स्ट था। मैं सेकंड रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन पे जा रही हूँ क्योंकि हमने काफी पढ़ी लिया है इसके बारे में एक तरीके से। जनरली द वर्ड्स आर गिवन ऑर्डिनरी मीनिंग, ठीक है, जो लिटरल कंस्ट्रक्शन हम पढ़ चुके हैं। बट जब प्लेन मीनिंग ठीक नहीं है, ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैट्यूट को डिफीट कर रहा है, तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट कहेगा कि भाई ठीक है, हमें थोड़ा सा लॉजिकली देखना पड़ेगा बात को। ठीक है, हम रीजनेबल कंस्ट्रक्शन लेंगे। रीजनेबल कंस्ट्रक्शन विल बी अडॉप्टेड एज पर द पॉलिसी ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टैट्यूट। ठीक है जी, इफ टू मीनिंग्स आर पॉसिबल फॉर अ वर्ड, ठीक है, हमें ध्यान रखना है वन मीनिंग विच मेक्स द स्टैट्यूट वेग, अनदर मीनिंग जो थोड़ा सा हमें सर्टेनिटी इंफॉर्मेशन दे रही है। तो नेचुरल सी बात है, एक वर्ड से हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, वेग का मतलब क्या है, अनक्लियर, और दूसरे वर्ड से हमें समझ में आ रहा है, इंटरप्रिटेशन से समझ में आ रहा है, तो हम दूसरे मीनिंग को ही मान के चलेंगे। ठीक, ठीक है, तो हम दूसरे तरीके से ही ले लेंगे। जैसे एग्जांपल 6 AM 6 PM कर सकते हो, ठीक है, या आप एग्जांपल लिख सकते हो, मैंने बोला आपकी क्लास कल बजे 1 बजे होगी, ठीक है, अब रात के 1 बजे तो हो नहीं सकती है, तो रीजनेबल कंस्ट्रक्शन क्या बनी हमारी कि हम दोपहर के 1 बजे की क्लास बनी। टू डिटरमिन वेदर अ ट्रांजेक्शन जो है कंपनी की इंटरवायरस या अल्ट्रावायरस, आप लोग पढ़ चुके हो। द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी ऑब्जेक्ट क्लॉज शुड बी कॉन्स्टिट्यूट रीजनेबल, है ना, वो आपको एमओए के हिसाब से, ये जस्ट एक एग्जांपल है, इसको ऐसे ध्यान में रखने की कोई जरूरत नहीं। तो ये दोनों आपने कर लेने हैं, ये साथ साथ कर लेना। 6 रूल्स आएंगे और भी बहुत सारे इंटरनल एक्सटर्नल हेल्थ भी आएंगे, लंबा चैप्टर है थोड़ा सा, तो इसको साथ साथ नहीं किया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, सारे रूल्स मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए दो दो करके मैं आपको दे रही हूँ, दोनों के दोनों रूल्स आपने कर लेने हैं। अगले 2 रूल्स आपको कल की वीडियो में मिलेंगे।